नमस्कार। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं हूं मुनीश शर्मा और मैं हूं विनीता ठाकुर। आज हम आपके समक्ष 1 से 15 नवंबर का अंक लेकर हाजिर हुए हैं। श्रोताओं, जनजातीय समाज को स्वाभिमान से जीवन जीने का अवसर मिले और उनकी आस्था, आत्मसम्मान और संस्कृति की रक्षा हो, आज ये सिर्फ राज्य की प्राथमिकता नहीं बल्कि संकल्प बन गया है। पिछले दशक के दौरान सरकार ने जनजातीय समाज के सशक्तिकरण के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं ताकि ये विकास की मुख्य धारा से जुड़कर विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभा सकें। इस 15 नवंबर को देश 5वां जनजातीय गौरव दिवस मना रहा है और भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती का समापन भी हो रहा है। इसलिए जनजातीय विकास के लिए समर्पित केंद्र सरकार की योजनाएं और नीतियां ही इस बार हमारी आवरण कथा हैं। इसके अलावा व्यक्तित्व की कड़ी में प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना सितारा देवी भारत को सामाजिक सुरक्षा के लिए वर्ष 2025 का ISSA पुरस्कार, फ्लैगशिप के तहत 2 नवंबर 2018 को MSME के लिए शुरू की गई 12 घोषणाओं से बीते 7 वर्ष में उद्योग क्षेत्र में हुई उन्नति, केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पखवाड़े भर के कार्यक्रमों को इसमें शामिल किया गया है। दोस्तों, सदियों में कभी कभी कोई ऐसा कलाकार जन्म लेता है जिसकी कला सिर्फ संसार को चकाचौंध ही नहीं करती बल्कि सांस्कृतिक विरासत की वो नींव रखती है जिस पर आने वाली पीढ़ियां अपनी पहचान की इमारत खड़ी करती हैं। संघर्ष, साधना और त्याग की इस यात्रा में एक ऐसा ही नाम है सितारा देवी, जिन्होंने कथक को केवल नृत्य नहीं बल्कि जीवन का उत्सव बना दिया और जिनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर स्वयं गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें नृत्य साम्राज्ञी की उपाधि दी थी। तारीख 8 नवंबर 1920, स्थान कोलकाता, दिन धनतेरस का। एक बच्ची का जन्म हुआ। कहते हैं नवजात का मुंह कुछ टेढ़ा था। इससे भयभीत माँ बाप ने उसे एक दाई को सौंप दिया। दाई ने उसका नाम रखा धन्नो। दाई ने रात दिन मालिश कर उस बच्ची के मुंह के टेढ़ेपन को काफी हद तक दूर किया। माता पिता को जब इसकी जानकारी मिली तो आखिर 8 वर्ष बाद वो फिर बच्ची को घर वापस ले आए। धन्नो अब धन लक्ष्मी हो चुकी थी। उस समय विवाह काफी कम उम्र में हो जाया करता था, लिहाजा 8 साल की उम्र में ही धन लक्ष्मी का विवाह करा दिया गया। ससुराल वाले चाहते थे कि धन लक्ष्मी घर के कामकाज में रुचि ले, लेकिन उन्होंने स्कूल जाने की ठान ली। नतीजा विवाह टूट गया। वाराणसी के रहने वाले पिता मूल रूप से कथक कलाकार थे, सो बच्ची की रगों में भी नृत्य पहले से ही बसा हुआ था। पिता सुखदेव महाराज तब तक अपनी बेटी में कुछ कर गुजरने की क्षमता जान चुके थे। उन्होंने धन लक्ष्मी की बजाय उनका नाम सितारा रख दिया। सितारा ने शंभू महाराज और पंडित बिरजू महाराज के पिता अच्छन महाराज से नृत्य की शिक्षा ग्रहण की। सितारा देवी को पद्मश्री, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और कालिदास सम्मान सहित कई अन्य पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। आज उनकी जन्म जयंती के अवसर पर व्यक्तित्व की श्रेणी में सितारा देवी की उपलब्धियों को पढ़ा जा सकता है। किसी भी नागरिक के जीवन में 3 चीजें महत्वपूर्ण होती हैं: स्वावलंबन, स्वश्रेय और स्वाभिमान। ईज ऑफ लिविंग के इसी दृष्टिकोण के साथ आज भारत की प्रगति का विजन भी समावेशी है, मिशन भी समावेशी है। यही समावेशी दर्शन केंद्र सरकार की हर नीति, हर योजना का आधार है, जिसकी गूंज देश ही नहीं दुनिया में भी सुनाई दे रही है। सामाजिक सुरक्षा के प्रति समर्पित भारत को वर्ष 2025 का इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन सम्मान मिला है। ये पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंत्योदय के सिद्धांत को समर्पित है, जिसका उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इस पुरस्कार को मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने ग्रहण किया। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के मुताबिक भारत ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज में उल्लेखनीय वृद्धि की है। वर्ष 2015 में 19% से बढ़कर ये 2025 में 64.3% हो गया। यानी अब 95 करोड़ भारतीयों को स्वास्थ्य बीमा, पेंशन और अन्य सुविधाएं मिल रही हैं। इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाला भारत दुनिया का 5वां देश है। इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 2013 में। वर्ष 1927 में स्थापित ISSA में 158 देशों के 330 से अधिक सदस्य संगठन शामिल हैं।
इस उपलब्धि को पत्रिका में विशेष रूप से शामिल किया गया है। सामाजिक सुरक्षा के प्रति संकल्पित भारत के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं उन्हीं के शब्दों में। साथियों, आज भारत में ज्यादातर आबादी किसी न किसी सोशल प्रोटेक्शन बेनिफिट का फायदा उठा रही है और अभी हाल ही में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO की बड़ी अहम रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की 64%, 64% से ज्यादा आबादी को अब कोई न कोई सोशल प्रोटेक्शन बेनिफिट जरूर मिल रहा है। सामाजिक सुरक्षा ये दुनिया की सबसे बड़ी कवरेज में से एक है। आज देश के लगभग 95 करोड़ 95 करोड़ लोग किसी न किसी सोशल सिक्योरिटी योजना का लाभ पा रहे हैं, जबकि 2015 तक 25 करोड़ से भी कम लोगों तक सरकारी योजनाएं पहुंच पाती थी। साथियों, भारत में स्वास्थ्य से लेकर सामाजिक सुरक्षा तक हर क्षेत्र में देश सैचुरेशन की भावना से आगे बढ़ रहा है। ये सामाजिक न्याय की भी उत्तम तस्वीर है। इन सफलताओं ने एक विश्वास जगाया है कि आने वाला समय और बेहतर होगा। हर कदम पर भारत और भी सशक्त होगा। विकसित भारत यानी गति के साथ प्रगति भी हो, जहां लोकहित सर्वोपरि हो और सरकार की योजनाएं देशवासियों का जीवन आसान बनाए। बीते 11 वर्ष में भारत ने नवनिर्माण की इस यात्रा को जिया है। वंदे भारत ट्रेन, चौड़े हाईवे एक्सप्रेस, पहाड़ों पर सुरंगें और समुद्री किनारे को जोड़ते से ब्रिज, ये देश की गति और प्रगति दिखा रहे हैं। देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के इस महायज्ञ में एक और कड़ी मुंबई में जुड़ी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ पहली अंडरग्राउंड मेट्रो सहित 69,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण किया। इसी कड़ी में बने नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे मुंबई मेट्रो लाइन 3 के चरण 2B, मुंबई की पहली पूर्णतः भूमिगत मेट्रो लाइन 3 अक्वा लाइन और कॉमन मोबिलिटी ऐप मुंबई 1 का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मुंबई का लंबा इंतजार खत्म हुआ है। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का एक ऐसा ही प्रोजेक्ट है जिसमें विकसित भारत की झलक है। ये छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती पर बना है। इसका आकार कमल के फूल जैसा है, यानी ये संस्कृति और समृद्धि का जीवन प्रतीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस नए एयरपोर्ट से महाराष्ट्र के किसान यूरोप और मिडिल ईस्ट के सुपरमार्केट से भी जुड़ सकेंगे। ये देश का पहला ऐसा हवाई अड्डा होगा जो वाटर टैक्सी से जुड़ा होगा। जब सपनों को सिद्ध करने का संकल्प हो, देशवासियों तक तेज विकास का लाभ पहुंचाने की इच्छा शक्ति हो, तो नतीजे भी मिलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2014 में मैंने कहा था कि मेरा सपना है कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई सफर कर सके। इस सपने को पूरा करने के लिए सरकार ने गंभीरता से काम शुरू किया। बीते 11 साल में देश में एक के बाद एक नए एयरपोर्ट बनते गए। साल 2014 में देश में सिर्फ 74 एयरपोर्ट थे। आज भारत में इनकी संख्या बढ़कर 160 को पार कर गई है। देश में नए एयरपोर्ट बनने और उड़ान योजना से लोगों को सुविधा तो मिलती ही है, भारत दुनिया का तीसरा बड़ा डोमेस्टिक एविएशन मार्केट भी बन गया है। भारत की एयरलाइन लगातार अपना विस्तार कर रही हैं। अकेले हिंदुस्तान से इन दिनों हवाई जहाज बनाने वाली कंपनियों के पास करीब 1000 नए हवाई जहाज का ऑर्डर बुक पड़ा है। इससे नए पायलट, कैबिन क्रू, इंजीनियर और ग्राउंड वर्कर के लिए नए अवसर बन रहे हैं। जब जहाज बढ़ते हैं तो मेंटेनेंस और रिपेयर का काम भी बढ़ता है। इसके लिए भी केंद्र सरकार देश में नई सुविधाएं बना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस मेट्रो लाइन का लोकार्पण किया, उसका भूमि पूजन कई वर्ष पहले हुआ था, लेकिन एक मिनट का महत्व रखने वाली मुंबई को ये मेट्रो तब मिली जब डबल इंजन की सरकार आई। अब ये मेट्रो लाइन बनने से 2-2.5 घंटे का सफर 30-40 मिनट में पूरा हो जाएगा। इस अवसर की विस्तृत जानकारी पत्रिका में शामिल है।
नीति निर्माण, तकनीकी निवेश और रणनीतिक साझेदारियों के बल पर देश ने बीते एक दशक में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को एक नए मुकाम पर पहुंचाया है। भारत की मोबाइल निर्माण यात्रा अब केवल एक औद्योगिक पहल नहीं, बल्कि तकनीकी आत्मनिर्भरता के प्रेरक कहानी बन गई है। आत्मनिर्भरता की यही सोच अब मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड की सच्चाई बन चुकी है। ये परिवर्तन न केवल आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि भारत की वैश्विक तकनीकी ताकत को भी दर्शाता है। इसी विश्वास को आगे बढ़ाते हुए 9वीं मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन करते समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत का तकनीकी भविष्य सुरक्षित हाथों में है। बाजार की मजबूती के साथ साथ भारत के पास जनशक्ति, गतिशीलता और प्रगतिशील सोच भी है। इसी का परिणाम है कि भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा दूरसंचार और 5G बाजार वाला देश बना है। देश को इस उपलब्धि तक पहुंचाने के लिए यहां के युवाओं की बड़ी भागीदारी है। इसमें केंद्र सरकार भी उन्हें हर संभव मदद दे रही है। 5G, 6G, उन्नत ऑप्टिकल संचार और टेराहर्ट्ज जैसी तकनीकों के परीक्षण केंद्रों को सरकार वित्तीय सहायता दे रही है। सरकार की पहले से ही स्टार्टअप और प्रमुख शोध संस्थानों के बीच साझेदारी को सुगम बनाया जा रहा है। इन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि भारत वैश्विक पटल पर प्रभावी मंच के रूप में स्थापित हुआ है और दुनिया भारत की ओर देख रही है। दिल्ली के यशोभूमि में इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म विषय पर दूरसंचार विभाग और सेल्यूलर ऑपरेटर एसोसिएशन द्वारा संयुक्त रूप से 4 दिवसीय इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन किया गया। एशिया के सबसे बड़े दूरसंचार, मीडिया और प्रौद्योगिकी आयोजन इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 में कई स्टार्टअप्स ने वित्तीय धोखाधड़ी की रोकथाम, क्वांटम संचार, 6G, ऑप्टिकल संचार और सेमीकंडक्टर समेत कई अन्य विषयों पर गंभीर चर्चा की, जिसे सुनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के तकनीक प्रेमियों ने देश को कुछ वर्षों में ही एशिया के सबसे बड़े डिजिटल प्रौद्योगिकी मंच के रूप में स्थापित कर दिया है। इनोवेटर और स्टार्टअप ने इस विकास को गति दी है, जो देश की क्षमता के साथ दृढ़ता से खड़ी सरकार द्वारा संभव हुआ है। इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2025 में 150 से ज्यादा देशों के 1.5 लाख से ज्यादा अतिथि, 7,000 से ज्यादा वैश्विक प्रतिनिधि और 400 से ज्यादा कंपनियों ने भाग लिया। 5G, 6G, AI, स्मार्ट मोबिलिटी, साइबर सुरक्षा, क्वांटम कंप्यूटिंग और हरित प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों पर विस्तार से चर्चा हुई। इस आयोजन की विस्तृत जानकारी पत्रिका में शामिल है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सशस्त्र क्रांति की नींव रखने वाले आदि क्रांतिकारी वासुदेव बलवंत फड़के ने देशवासियों को जाति, धर्म और क्षेत्र से ऊपर उठने और संगठित होकर अंग्रेजों के खिलाफ मुक्ति संग्राम के लिए प्रेरित किया। पराक्रम व सूझबूझ से ब्रिटिश शासन को भयभीत कर फड़के भावी क्रांतिकारियों के लिए मार्गदर्शक बने। मां भारती की स्वाधीनता के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान करने वाले इस भारतीय सशस्त्र विद्रोह के जनक का जीवन राष्ट्रवासियों को युगों युगों तक प्रेरित करता रहेगा। 14 जून 2022 को मुंबई स्थित राजभवन में जलभूषण भवन और क्रांतिकारियों की गैलरी के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वासुदेव बलवंत फड़के को याद करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी नौकरी छोड़कर सशस्त्र क्रांति का रास्ता अपनाया। गत 4 नवंबर को वासुदेव बलवंत फड़के की 179वीं जयंती को पत्रिका के बैक कवर पे शामिल किया गया है। श्रोताओं, समय की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए आज इतना ही। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति हमारी वेबसाइट पर मौजूद है, जिसका पता है newindiasamaachar.pib.gov.in, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ सकते हैं और अगर चाहें तो उन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। जी हां, डिजिटल और प्रिंट में ये पत्रिका आज देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी खास पहचान बना चुकी है, जिसका एक हैंडल है NISPIB इंडिया। इसके अलावा आप हमें response-nis@pib.gov.in पर ईमेल के जरिए अपने सुझाव भी भेज सकते हैं। आपके सुझावों का रहता है हमें हमेशा बेताबी से इंतजार। मैं हूं मुनीश शर्मा और मैं विनीता, आपसे लेते हैं इजाजत। नमस्कार।